हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। इन प्रीवियस क्लास हमने अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को कवर किया था। आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज चैप्टर नंबर 6। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लाइफ इन द टाउन एंड द विलेजेस। So let's start with the chapter. There was a tremendous growth of towns due to increase in trade and commerce, surplus food production and use of fallow land, development of crafts and extensive use of iron. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है हमारे टाउन्स की। और ये ग्रोथ किससे एसोसिएटेड है? तो ये ग्रोथ हुई है हमारी कॉमर्स की वजह से, ट्रेड जो बड़ा है उसकी वजह से, जितने भी हमने डेवलपमेंट किए हैं क्राफ्ट्स के उसकी वजह से, और हमने बहुत ही एक्सटेंसिव यूज किया है आयरन का। दैट इज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट। नाउ इन फैक्ट द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये जितने भी हमने सारी चीजें की हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से हमारे सोशल, हमारे पॉलिटिकल और हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है हमारी सोसाइटी की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक, विच इज रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। So the widespread use of iron implements in eastern Uttar Pradesh and western Bihar led to substantial growth of agriculture in 6th century BC। अब बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया? वाइडस्प्रेड हम यूज़ करने लग गए अपने आयरन के इम्प्लीमेंट्स को। कहाँ पे बच्चों? हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में एंड हमारे वेस्टर्न बिहार में, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमें सब्सटैंशियल ग्रोथ देखने को मिला है ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर 6th century BC। नाउ द न्यू आयरन टूल्स और जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन्होंने भी हमें अलाउ किया है ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम प्रोड्यूस कर पाए अपने मोर से मोर फूड ग्रेन्स को दैट दे नीडेड फॉर देयर ओन कंजप्शन, जो कि उन्हें किसके लिए चाहिए? अपने खुद के कंजप्शन के लिए चाहिए होता है। इन एडिशन टू द न्यू टूल्स, हमने क्या देखा कि जैसे जैसे न्यू टूल्स आ रहे थे उसके साथ साथ हमने अपना एग्रीकल्चर जो हमारा टेक्निक है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दिया है। और इसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? हम लार्ज स्केल में इरिगेशन कर पा रहे हैं। और अब इरिगेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैंक्स, with the help of canals, wells and artificial lakes। और इसकी वजह से भी हमारी जो प्रोडक्शन है क्रॉप की वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। नाउ जो रूलर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्रॉप्स को एज टैक्स, सो दैट कि वो क्या कर पाए, वो मीट कर पाए उनके मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को। राइट, तो पहले के टाइम पे क्या होता था? एज अ टैक्स क्या करते थे? वो फूड ग्रेन्स ही दिया करती थी। द सरप्लस कुड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू द टाउन्स, और जो सरप्लस था वो भी टाउन्स के लिए अवेलेबल करवाया गया। और उसकी वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली 6th century BC में। राइट, नाउ कमिंग टू विलेज लाइफ की, विलेज की जो लाइफ थी वो कैसी थी उस टाइम पे? सो द पीपल इन द विलेजेस बोथ इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम विलेज के लोगों की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्दर्न के साथ साथ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वो बिलोंग करते थे डिफरेंट ग्रुप से, जैसे कि वहाँ पे फार्मर्स रहते थे, लैंडलॉर्ड्स रहते थे, लेबरर्स भी थे विलेजेस में। एंड जो विलेज की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू अर्बन की लाइफ। नाउ विलेजर्स वर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो गांव वालों का नाम है, विलेजर्स का नाम है, वो साउदर्न पार्ट में अलग है और नॉर्दर्न पार्ट में अलग हुआ करता था। इन साउथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो तमिल रीजन है वो प्रेजेंट है। और जो लैंडलॉर्ड्स थे हम उनको वेलालर के नाम से जानते थे, एंड जो फार्मर्स थे उनको हम उजावर के नाम से जानते थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो कदाई, सियार एंड अधिमाई क्या थे बच्चों? ये हमारे लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे। नाउ द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड अ ग्राम भोजिका। जो विलेज का हेडमैन होता है उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था ग्राम भोजिका, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में हम बोलते थे। एंड दिस वाज अ हेरिडिटरी पोस्ट। ये क्या था? हेरिडिटरी पोस्ट था। एंड वाज यूजुअली हेल्ड बाय अ बिग लैंडलॉर्ड, मतलब कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे वही क्या बनते थे? वही हमारे ग्राम भोजिका बना करते थे। और उनकी फैमिली ही ऐसे ही क्या चलती आती थी? हेरिडिटरी चलती आती थी, और उनकी फैमिली मेंबर से ही हमेशा ग्राम भोजिका बने जाते थे। नाउ ही सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द किंग एंड द विलेज। अब ये क्या करते हैं? ये एक लिंक बनाते हैं राजा के बीच में और जितने भी गांव वाले हैं उनके बीच में। एंड ही वाज अ वेरी पावरफुल इन द विलेज। तो बच्चों विलेज में बहुत ज़्यादा पावर होती है इनके पास, है ना। एंड ही हैड जुडिशियल पावर टू सेटल विलेज डिस्प्यूट्स। गाँव में जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने का काम भी इनका होता है। और इनका जो मेन रोल है वो क्या है? टैक्सेस को कलेक्ट करना फार्मर से ऑन द बिहाफ ऑफ किंग।
राइट। तो किंग के लिए टैक्सेस को कलेक्ट भी ये लोग करते थे एंड ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज। नाउ अब जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गृहपतिस एंड जो लैंडलेस पीपल होते हैं उनको हम दास या फिर कर्माकरा के नाम से जानते हैं। नाउ द पीपल हु लिव्ड इन विलेजेस, ऐसे लोग जो कि गांव में रहते हैं वो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कारपेंटर होते हैं, कुछ लोग फार्मर्स होते हैं, कुछ लोग पॉटर्स होते हैं, कुछ लोग ब्लैक स्मिथ्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग आपको उस टाइम पे देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू पोजीशन ऑफ वुमेन, तो हम देखने वाले हैं कि सोसाइटी में जो पोजीशन है वुमेन की वो कैसे थी। सो बच्चों, जो हस्बैंड होते थे वही क्या करते थे, वही उनका ही अनलिमिटेड राइट होता था अपनी वाइफ के ऊपर एंड जो फ्रीडम होती थी अपर क्लास वुमेन की वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड होती थी, राइट। उनको फ्रीडम नहीं दी जाती थी एंड शी हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर गोइंग आउट ऑफ हर ओन, राइट। अगर वो घर से बाहर भी निकल रही है तो उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास अपना कोई भी राइट या फिर फ्रीडम नहीं हुआ करता था। सो इफ अ वुमन हैड टू गो आउट फॉर वर्क, अगर वुमेन बाहर जाए काम करने के लिए, ऐसा भी कभी होता था, तो वो इस तरीके से उनको भेजते थे ताकि कोई भी मैन उनको देख ना पाए, राइट। देयर एम्प्लॉयर्स हैड द राइट टू पनिश देम, उनके जो एम्प्लॉयर्स थे उनके पास राइट भी था कि वो उनको पनिश कर सकते हैं अगर वो अपना काम सही से नहीं करते हैं। नाउ कमिंग टू जातक, an important source of information, right? So Buddha probably has taken 500 previous births before he was finally born as Gautam, right? तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं उनको एटलीस्ट 500 साल लग गए थे किसकी तरह जन्म होने के लिए, गौतम बुद्धा की जैसे जन्म करने के लिए। एंड मेनी ऑफ देयर रीइंक्रेशंस वर इन एनिमल फॉर्म, और जो उन्होंने पहले जन्म लिए हैं वो ज्यादातर एनिमल के फॉर्म में हुआ करते थे। एंड ये जो स्टोरी है ऐसे बर्थ की, उनको ही हम जातक के नाम से जानते हैं, जो कि क्या है, एक फॉकटेल स्टोरी की तरह होती है। These stories gives us a lot of information। अब ये जो स्टोरीज हैं वो हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देती है हमारे सोशल, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके, जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे इन प्रिवेलिंग डेज, राइट। अब ये जो जातक स्टोरीज हैं दे वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कॉमन पीपल, तो किसने इनको कंपोज किया होगा, जो आम जनता है उन्होंने इनको कंपोज किया होगा। एंड बाद में इनको लिखा किसने, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उन्होंने इन जातक को लिखा। नाउ कमिंग टू टाउन्स, सो स्टोरीज लाइक जातकास, ट्रैवलर्स अकाउंट, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी आर द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीजें हैं। आपकी आर्कियोलॉजी है वो आपके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, राइट, अबाउट द सिटीज। नाउ जो बहुत सारे न्यू न्यू टाउन्स है वो ग्रो अप हुए हैं ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट। जब क्या हुआ था, क्राफ्ट ग्रो हुआ था, कॉमर्स बढ़ा एज द कैपिटल ऑफ महाजनपद, राइट। नाउ सम ऑफ द फेमस टाउन्स वर वैशाली, कौन कौन से फेमस टाउन थे, वैशाली था, बनारस था, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा, मथुरा, ये कुछ ऐसे फेमस टाउन थे जो कि उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। और जो मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैं उनको डिस्क्राइब भी किया गया है हमारे लिटरेरी टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड में। उसके अलावा हमें बहुत सारे एक्सकेवेशंस भी मिले हैं एट सेवरल साइट्स हैव एक्सपोज्ड द रिमेन्स ऑफ वन प्रोस्पेरस अर्बन सेटलमेंट्स, और इनसे हमें क्या पता चला है कि उस टाइम पे भी बहुत अच्छे तरीके से अर्बन सेटलमेंट्स की गई थी। जैसे कि आपने चिरान देखा होगा, सोनपुर के बारे में सुना होगा, या फिर बुक्सर जो कि बिहार में उसके बारे में सुना होगा, सोगुरा के नाम में सुना होगा। उसके अलावा आपके पास क्या है, उसके अलावा आपके पास अतरंगी खेरा है, देन उसके पास आपके पास श्रीगांव वीरपुर है, गाजीपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा आपके पास जलंधर है, रोपर है, लुधियाना इन पंजाब। तो ये सारे ही क्या है, ये सारे ही ऐसे सिटीज है जो कि उस टाइम पे काफी फेमस हुआ करते थे, और यहाँ पे हमें अर्बन सेटलमेंट्स भी देखने को मिली है। नाउ वी गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दोज अर्ली सिटीज ऑफ मेटर्नल रिमेन्स। नाउ हमें इस पे भी क्या मिलता है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं इन जगह से। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी हमारे स्कल्पचर्स होते थे उनको क्रेव किया गया है सीन्स डिपिक्टिंग द पीपल लाइफ इन द टाउन्स। अब हमें इन सारे पिक्चर्स में क्या देखने को मिला है कि जो भी लोग हुआ करते थे उस टाइम पे वो किस तरीके से अपने लाइफ को जीते थे, जो टाउन्स थे वो कैसे थे, जो विलेजेस थे वो उस टाइम पे कैसे हुआ करते थे। और ये दोनों ही चीजें कहाँ पे होती थी, फॉरेस्ट में हुआ करती थी। ऑन द अदर हैंड जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको भी क्या मिले हैं बच्चों, बहुत सारे रिंग वेल्स मिले हैं जो कि किससे बने होते थे, जो भी आपके बेक्ड क्ले होते हैं, सिरेमिक्स होते हैं, उनसे बनी हुई चीजें मिली है जिनको वो यूज करते
करते थे, कैसे बच्चों टॉयलेट्स की तरह ड्रेन में, गार्बेज डंप्स में इनको यूज़ किया करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाउन है अगर हम बात करें तो जो मथुरा है वो वहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था, सिंस इट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ टू इंपॉर्टेंट ट्रेड्स रूट। और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड थी जहाँ पे क्या है, क्रॉस रोड्स होते थे हमारे दो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स रूट के, जिसमें से वन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट की तरफ है टू द ईस्ट एंड अदर फ्रॉम द north to the south. Now, Mathura also prospered because of central location as a center of sculpture. अब बच्चों मथुरा इसलिए भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या है, जो स्कल्पचर्स हैं उनकी प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे आपको क्राफ्ट देखने को मिलता है, राइट। और क्राफ्ट्स भी जितने होते हैं वो किसने बनाया है, वो गोल्ड स्मिथ ने बनाया है, ब्लैक स्मिथ ने बनाया है, वीवर्स ने बनाया है। उसके अलावा गार्लेंड्स मेकर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और सबसे मेन चीज़ वहाँ पे जो रिलीजियन वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मोस्ट कृष्णा टाउन्स है वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे उत्तर पथा रूट में, एंड फ्रॉम मथुरा टू टैक्सिला हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड जो इनकरेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, जो कि किसने दी है, जो कि कुशनान एम्पायर ने दी है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था उस टाइम पे कॉमर्स को एंड ट्रेड को, एंड इवन मोर। Now coming to industry, so there was a very significant achievement in the field of industry as well in that particular period. Now from the literature, जितने भी हमारे inscriptions थे, जितने भी हमारे sculptures थे इस period के, तो we have a numerous reference, हमारे पास बहुत सारे reference है, बहुत सारे arts के, crafts के, professions के, जो कि क्या करती हैं उस period को बहुत ज़्यादा flourish करती हैं, right? The textile industry produce woolen and cotton fabrics. अब जितने भी हमारी textile industries हैं वो क्या करती है, वो वुलन को या फिर कॉटन फैब्रिक को प्रोड्यूस करती है। जितना भी ज्वेलरी मेकिंग है, जितना भी आइवरी वर्किंग है, पॉटरी है, पेंटिंग है, फर्नीचर, लेदर बेस्ड जितने भी इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उसके अलावा जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन के माइंस है वो भी फुल प्रोडक्शन में होते हैं विद इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन दोज डेज। जो भी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे अवेलेबल थी वो सारी ही वो लोग यूज़ किया करते थे। उसके अलावा जितने भी शिप बिल्डिंग हो गया, स्टोन की कटिंग करना हो गया, या फिर वेपन को बनाना हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उस टाइम पे हुआ करती थी। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज थे उनके अपने ही एसोसिएशंस हुआ करती थी, एंड गुल्ड्स नोन एज द शेरिन्स वर हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपको नाम दिए गए हैं ये उस टाइम के क्या थे बच्चों, हाईली आपके डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे। एंड ये जो एसोसिएशन थे वो फॉर्म हुए थे कैसे बच्चों, बाय दोज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर कमर्शियल एक्टिविटी। जो भी पर्टिकुलर कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता था वही लोग क्या करते थे, वही लोग इन एसोसिएशन को फॉर्म किया करते थे। देन दिस पैरेलल्स अ सिमिलर डेवलपमेंट इन मेडिवल यूरोप। और बच्चों ऐसी हमें डेवलपमेंट देखने को मिली थी कहाँ पे, मेडिवल यूरोप में, जिसमें आपके जो जातका है उन्होंने भी रेफर किया है टू 18 गिल्ड्स, एंड हर एक गिल्ड में आपको क्या देखने को मिलेंगे, डाउन रूल्स देखने को मिलेंगे और रेगुलेशंस देखने को मिलते थे, जो कि कौन कंडक्ट करते थे, उनके मेंबर्स ही खुद कंडक्ट किया करते थे। एंड दे मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और वो लोग क्या मॉनिटर किया करते थे कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने उस टाइम पे बनाया है उनकी क्वालिटी कैसी है, उसकी फिनिशिंग अच्छे से है या नहीं है, या फिर उनके जो प्राइजेस हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है कि नहीं है। दे ऑल्सो एक्टेड एज बैंकर्स, फाइनेंसियर एंड ट्रस्टीज। उसमें से बहुत लोग ऐसे भी थे जो कि किसकी तरह काम किया करते थे, बैंकर्स की तरह, या फिर जो फाइनेंस को मैनेज करते हैं उनकी तरह, या फिर जो ट्रस्टीज होते हैं उनकी तरह भी वो वर्क किया करते थे। एंड उन्होंने क्या किया है, दे गिल्ड्स इवन मेंटेन्ड आर्मीज, उन्होंने आर्मीज को भी मेंटेन किया है। एंड समटाइम्स उन्होंने किंग की भी हेल्प की है जब किंग को उनकी नीड हुआ करती थी। एंड द हेड ऑफ गिल्ड उनको हम बोलते हैं जेठक्का। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रेड। नाउ अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग ट्रेड देखने को मिलता है इन लग्जरी गुड्स विद द रोमन एम्पायर। नाउ जितने भी हमारे रोमन्स होते थे वो क्या करते थे, वो इंपोर्ट करते थे स्पाइसेस को, मसलिन को, पर्ल्स को, ज्वेल्स को और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स को। कहाँ से बच्चों, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया की तरफ। नाउ जो सिल्क है, सिल्क केम थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड उसको फिर डाइवर्ट कर दिया जाता था इंडियन पोर्ट्स के अंदर ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्रॉम दिस पोर्ट्स जितने भी सिल्क था उसको एक्सपोर्ट किया जाता था वेस्टर्न यूरोप की तरफ। एंड जो रोमन्स होते थे वही एक्सपोर्ट करते थे हमारे वाइन एम्फोरा को, उसके अलावा आपके
पॉटरीज को, ग्लासवेयर जेम्स को एक्सेट्रा, कहाँ पे, एशियन कंट्रीज के अंदर। उसके अलावा हमें सिग्निफिकेंटली क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को दिया गया था। कहाँ पे बच्चों, रोमन्स इन रिटर्न ऑफ आवर गुड्स, मतलब हम जब अपने गुड्स देते थे, हम जब राइस वगैरह देते थे, ग्रेन्स देते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग एज अ गुड हमें गोल्ड दिया करते थे, सिल्वर के कॉइन्स दिया करते थे। एंड जो ये आउटफ्लो था फ्रॉम रोम वाज सो ग्रेट दैट द रोमन कमेंटर्स सच एज स्पाइनी वाज वरीड अबाउट द हेवी आउटफ्लो ऑफ गोल्ड टू इंडिया। तो इसी की वजह से जितने भी रोमन कमेंटर्स थे उनको बहुत ज्यादा चिंता होने लग गई थी कि हम इतना ज्यादा गोल्ड इंडिया को क्यों दे रहे हैं। ये जो इनफ्लो था हमारे रोमन कॉइन्स का, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा होर्डिंग देखने को मिली है, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मेटल्स में इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। Now, more than 80 finds of Roman coins have been recorded। अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी तक जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कितने कॉइन्स मिल चुके हैं, उनको more than 80 कॉइन्स मिल चुके हैं। कहाँ के, रोमन कॉइन्स के। Now, most of them from South India, जिसमें से सबसे ज्यादा हमें कहाँ से मिले हैं, अपने साउथ इंडिया की तरफ से मिले हैं। अगर हम वेस्टर्न यूरोप में देखें तो वेस्टर्न यूरोप में जो हमारे इंडियन पेपर्स हुआ करते थे या फिर मसाले हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड में थे, और इसी वजह से हम उनको यवन प्रिया के नाम से भी जानते थे, जिसका मतलब क्या है कि वो अप्रिशिएट करते थे फॉरेनर्स इन संस्कृत। नाउ जितनी भी स्टील कटलरी थी फ्रॉम इंडिया, वो भी क्या था, वो भी बहुत ही पॉपुलर एक आइटम था जिसको हम इंपोर्ट करते थे रोमन एम्पायर में। जो बैलेंस है हमारे ट्रेड का वो बहुत ज्यादा फेवर में था हमारे इंडिया के, और अल्टीमेटली अगर हम रोम को देखें तो रोम ने क्या किया, रोम ने बाद में बैन कर दिया था ट्रेड को विद इंडिया इन पेपर एंड स्टील गुड्स। नाउ हमने क्या देखा, हमने देखा कि बहुत सारी पोर्ट सिटीज भी थी, राइट। सो जितने भी पोर्ट सिटीज थी वो क्या थी बच्चों, वो हमारे सेंटर हुआ करती थी फॉरेन ट्रेड का। एंड जो यहाँ पे मोस्ट फेमस आपको पोर्ट सिटीज देखने को मिलेंगी दैट इज बारूच एंड योर सोप्रा, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप एंड चंद्रकेतुगढ़ एंड योर तम्रालिपिति ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट, राइट। नाउ कमिंग टू सोसाइटी, तो अगर हम सोसाइटी की बात करें तो जितने भी टाउन्स थे, सिटीज थे, उनको डेवलप किया गया था इनटू सेंटर्स ऑफ ट्रेड, वाइल जितने भी विलेजेस थे वो मेनली किसमें एंगेज हुआ करते थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। इन कोर्स ऑफ टाइम हमने क्या देखा कि जो लोग हैं टाउन के, उन्होंने डेवलप कर लिया है बहुत ही वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड स्किल्स को, और इसकी वजह से ही हमें क्या देखने को मिला कि जो लोग हैं वो वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन में एंगेज हो रहे हैं। The sprout in trade led to the मर्चेंटाइल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज गिल्ड्स एंड शेरिन्स फॉर बीइंग फाउंडर्स की वजह से ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या हुए, फॉर्म होते हुए हमें दिखे। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, और यहीं से शुरुआत हुई किसकी बच्चों, शुरुआत हुई आपके स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस की। बिकॉज आर्टिसंस लिव्ड एंड वर्क टुगेदर, हमने देखा कि जो आर्टिसंस थे और जो आपके क्या थे, वो साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे, एंड वो बहुत ज्यादा इंटीमेट हो गए थे एक दूसरे के साथ। एंड अगर हम देखें तो जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस है उनको भी फॉलो किया गया। जो मेन है दे बिगिन टू फॉलो इन देयर फादर फुटस्टेप्स, मतलब कि जो मेंस हुआ करते थे फैमिली के, वो अपने फादर के फुटस्टेप को फॉलो किया करते थे, एंड वो ज्वाइन करते थे उनके ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशंस को। ये हमें आज भी देखने को मिलता है, राइट। एंड दिस कल्मिनेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट और जाति, और इसी वजह से क्या फॉर्मेशन हुआ हमारे कास्ट का और जाति का। एंड विद टाइम अगर हम देखें तो जो कास्ट है वो हेरिडिटरी बनता चला गया, एंड जो डेवलपमेंट है सोशल क्लासेस के वो एक लॉजिकल आउटकम्स बनते चले गए। नाउ पीपल वर डिवाइडेड इनटू हायर और मिडिल और लोअर कास्ट एज वेल, विच इज नोन एज दी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और उसी को ही हमने क्या बोल दिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से हम जानने लग गए अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस, राइट। फॉर एग्जांपल फार्मर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, उसके अलावा के वीवर्स है, लेदर वर्कर्स है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है हमें जो देखने को मिलते हैं, और इन्हीं ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे हमने हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमने बना दिए। सो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।